हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर आज हम करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की, जो कि न्यू टेक्स्ट बुक है, अपडेटेड टेक्स्ट बुक है, जो कि अब नाम से आई है क्यूरियोसिटी जिज्ञासा के नाम से। तो इसको आज हम इसकी समरी समझेंगे। ये वीडियो आपका 2 पार्ट में आई होप आएगा और बहुत ईज़ी वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी नए बुक में क्या-क्या चैप्टर्स हैं, कौन-कौन से नए इंक्लूड हुए हैं, कुछ हटाए गए हैं, कुछ दूसरी जगह से लाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं एक-एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगी डीपली। तो ये जो आपका समरी वाला पोर्शन है, ये आपके केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप केवीएस, पीआरटी, टीजीटी ये सब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवीएस में आपसे लाइन बाय लाइन उठकर आता है, पूछा जाता है। ये आपके लिए वीडियो सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जहां पर आपका एनसीईआरटी से कंटेंट पूछा जाता है। तो चलो सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट चलता रहता है। क्लास 11th बायोलॉजी भी हम कर रहे हैं। इस तरह से आपका मैं ये छोटी छोटी क्लासेस के भी लोगों ने डिमांड्स करे थे कि आपका 3rd 4th 5th की ईवीएस भी आपको चाहिए, प्लस आपको 6th 7th 8th की समरी भी चाहिए। तो ये सभी मैं आपको यहाँ पर करा देती हूँ। चलो सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट। ठीक है, हमको कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर करने हैं। अच्छा, ये बुक इंग्लिश में है, अभी इंग्लिश में आई है। इसकी शायद हिंदी वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे तो नहीं मिला था। तो अभी आप इसको इंग्लिश में कर लीजिए। जो भी की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे उसका मैं ट्रांसलेट करके आपको वन लाइनर के फॉर्म में हिंदी में प्रोवाइड कर दूंगी, इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, सुनते जाना। हिंदी मीडियम वाले लोग, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा हिंदी में, ठीक है ना, तो चिंता नहीं करना। चलो, तो चैप्टर 1 क्या बोलता है? द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, फिर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी लाइफ। आपको पता है आपके बुक में पिछली बार का चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो उसी का ये नाम चेंज करके कर दिया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, जो कि लास्ट चैप्टर था फन विथ मैग्नेट्स, तो इसका नाम चेंज हो गया एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, ये भी हमारा चैप्टर था पहले। मटेरियल अराउंड अस, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, ये आपका क्लास 7th में था, इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस वाली बातें हमें इसमें करनी है। फिर मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, फिर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर नेचर्स ट्रेजर, फिर बियॉन्ड द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 चैप्टर्स हैं। आज हम 6 चैप्टर कर लेते हैं, कल फिर हम 6 चैप्टर कर लेंगे, तो 2 दिन में आपकी ये समरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलो आ जाओ फर्स्ट चैप्टर की तरफ अब चलते हैं। चलो, तो पहले चैप्टर पे चलते हैं, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की, जो आपका विज्ञान की एक बहुत ही सुंदर दुनिया में चलो प्रवेश करते हैं। तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो पेडागोजिकल अप्रोच इसमें बताई गई है, जिसमें आपको ये बोला है कि साइंस जो है वो एज अ वे ऑफ थिंकिंग है, या टू बिकम अ क्यूरियस है। साइंस हमेशा ग्रुप में की जाती है, मतलब साइंटिफिक अप्रोच जो है हमेशा ग्रुप में होती है। कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई काम कर रहा है तो वो ग्रुप में करेगा। फिर एक टीम वर्क रहता है। फिर साइंस क्या है, हाउ, व्हाई, ये सब वाले क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो एक साइंटिफिक अप्रोच है। तो ये सब चीज़ें, मतलब अगर आप जीवन में कितने ज़्यादा जिज्ञासु हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, तो वही साइंस है। तो यही इस पूरे चैप्टर में बताया गया है कि देखो, जो मैंने हाईलाइट करा उतना ही पढ़ना है आपको इसमें। क्या है? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। जो आपको ब्रह्मांड का जो सीक्रेट्स है उसको क्या है, उसको खोलो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे सूरज उगा, कैसे ढला, फिर कैसे चंद्रमा आया। तो ये सब चीज़ें क्या है कि उसको थिंक करो, सोचो, ऑब्जर्व करो, समझो चीज़ों को, क्या चल रहा है दुनिया में। फिर क्या है? द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट द साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि साइंस सिर्फ एक कमरे में है, या एक कमरे से बाहर है, या स्कूल तक ही सीमित है। तो इसका मतलब है कि एक वास्ट एरिया बताया गया है इस विज्ञान को, कि विज्ञान आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आप विज्ञान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, जिज्ञासु बन सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि डेप्थ, एक ओशन की बहुत गहराई से लेकर यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड के यूनिवर्स तक, स्पेस तक, ये सब क्या है। और एक घर में किचन से लेकर बाहर प्लेग्राउंड तक, सब जगह साइंस है। मतलब जहां भी आप देख रहे हैं वहां साइंस ही साइंस आपको दिख रही है। नेक्स्ट क्या है कि अर्थ है। फिर हमने हमारे अर्थ के बारे में बताया कि जो हमारी पृथ्वी है ये सपोर्ट करती है लाइफ को, और इस पृथ्वी को हमको बचा कर रखना चाहिए। जैसे कि फिर यहाँ बताया कि किस तरह से कैटरपिलर बन रहा है, फिर बटरफ्लाई बनेगी, फिर किस तरह से देखो ये गाय गैया दूध पी रही है। फिर से बताया कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्टेट्स है। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो केरला स्टेट हो गया, इधर अपना साउथ का जितने भी एरियाज हो गए, तो वहाँ पे जो फूड ईटिंग हैबिट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी नॉर्थ से। इस तरह से ईस्ट वालों की अलग होगी।
फिर महाराष्ट्र मतलब वेस्टर्न साइड में अलग होगी। तो इसका ये मतलब है कि हर कंट्री में, पहली बात तो हर कंट्री की बात की डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स होंगे। फिर हर कंट्री से अगर रिलेटेड बात करी जाए स्टेट्स की, तो उनके भी अलग अलग खाने के तौर तरीके होंगे। एक डाइवर्सिटी बताई गई। हैव यू एवर नोटिस दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस, मतलब एक तरह से सिर्फ ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो चीज़ तुम्हारे आगे हो रही है वो ऐसी क्यों हो रही है। जैसे कि बर्फ पानी जो है वो बर्फ बन गई, फिर बर्फ पिघलकर फिर से पानी बन गया। तो ये सब चीज़ें आपको जिज्ञासु बनाती हैं और इससे आपको जिज्ञासु बनना भी चाहिए। वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट द इंक्वायरी। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ आपको बता रहा है कि अगर आपको आगे जो पढ़ना है तो आपको एक तरह से इंक्वायरी वाली अप्रोच रखनी होगी, जिसमें हर चीज़ में क्या है, आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए आपको उसमें क्वेश्चन करने होंगे खुद से। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया इस लड़की का कि इस लड़की की इंक खत्म हो गई है। अब ये लड़की दो तरीके से सोच सकती है, या तो सॉरी, इसकी पेन जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो ये लड़की दो तरीके से सोच सकती है कि या तो मेरी इंक खत्म हो गई होगी, या मेरी या तो इंक खत्म हो गई होगी, या मेरी इंक सूख गई होगी। तो अब इसके लिए उसने सोचा कि खत्म हो गई है, तो वो फिर उसे खोल कर देख रही है कि खत्म हुई है क्या। तो देख रही है कि अच्छा नहीं, खत्म तो नहीं हुई है। तो उसका मतलब दूसरे उसके दिमाग में क्वेश्चन क्या आया कि नहीं, खत्म नहीं हुई तो सूख गई है। तो इससे मतलब है कि यहाँ पर उसने अपने साइंटिफिक मेथड को यूज किया कि पेन क्यों रुकी चलना, इसके वो साइंटिफिक अप्रोच पर पहुंची। यहाँ पर बात करी जा रही है कि साइंस इज नॉट जस्ट मेमोराइजिंग द फैक्ट्स। साइंस ये सिर्फ ये नहीं है कि न्यूटन ने लॉ क्या बोला, अपने लॉज में क्या बोला। उन्होंने ये बताया कि उसको सिर्फ ये चीज कि उन्होंने क्या लॉ बोला और उसके स्टेप बाय स्टेप्स को रट लो, बल्कि उसकी अपितु उसकी जगह क्या है, उनकी लॉ को अप्लाई कर कर देखो। तो ये क्या है, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि अपने क्वेश्चन के आंसर्स तक आप उसको पहुंच सकते हैं। अब आप किस तरह से पहुंच सकते हैं, जैसे फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। मतलब सबसे पहले वही चीज़ है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा हाँ ये चीज़ ऐसे है तो क्यों है। फिर इससे क्या होगा कि दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों है वाला बात। फिर उसके पॉसिबल आंसर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि पहले तो प्रॉब्लम को समझा, फिर उसके लिए क्वेश्चन बनाया, फिर उसका आंसर पे आए, फिर उसको एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन कर कर उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे उसके रिजल्ट को कि क्या वाकई में इसके आंसर, इसके क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए। तो इस तरह से आपको साइंटिफिकली अप्रोच की तरह काम करना होगा। साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि साइंटिफिक मेथड को अपना कर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी निजी जीवन की, उसको सॉल्व करते हैं, और उसी कारण से क्या है, वो उस नए नए चीज़ों तक पहुंचते हैं। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर एक और बात इन्होंने कही है कि साइंस जो है, ये सबसे पहली बात है कि आपके अंदर साइंटिफिक अप्रोच कब आएगा, जब आप क्यूरियस बनेंगे, जब कोई चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होंगे। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली, बहुत ज़्यादा गहराई से। साइंटिस्ट हमेशा जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड जब काम करते हैं तो एक साथ काम करते हैं, तो इसका मतलब टीम वर्क की भी यहाँ बात समझाई गई है। फिर साइंस क्या है, एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, मतलब अगर आप कोई चीज़ को साइंटिफिकली अप्रोच कर रहे हैं, किसी साइंटिफिक थॉट को सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सप्लोर करेंगे, आप जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा। तो साइंस क्या एक तरह से वे ऑफ हैप्पीनेस है। तो ये आपका पहला चैप्टर था जो कि आपका साइंटिफिक अप्रोच की तरफ ही बता रहा था। चलिए आइए अब सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें जैव विविधता के बारे में आपको बताया गया है कि अलग अलग जगह पे, अलग क्लाइमेट के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से किस तरह से वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनका रहन सहन का तरीका, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, मतलब नेचर स्टॉक के लिए लेकर जा रहे हैं स्कूल से, और मनीराम चाचा है, डॉक्टर रघु है, मैडम सुलेखा के साथ ये लोग ऑब्जेक्ट टॉक के लिए जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस वॉक का, नेचर्स वॉक का, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। तो ये सिंपल ये बताया गया है। फिर इन्होंने अब वहाँ पे क्या जो ऑब्जेक्ट वॉक पर जब लेके जा रहे हैं, मतलब नेचर्स वॉक पर, तो डॉक्टर रघु हैं जो वो एडवाइस कर रहे हैं बच्चों को कि ना ही तुमको देखना है चीज़ों को टच करके, समझ के कि कौन क्या कितने कौन टॉल ट्री है, कौन शॉर्ट ट्री है, कि कितना ब्रॉड है, कितना नैरो है, बल्कि उसको स्मेल भी करना है, और साथ साथ धीरे धीरे चलो, स्लोली स्लोली चलो, जैसे कि तुम्हें साउंड्स भी सुनाई दें कि कौन कौन से तरह की साउंड्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो चिड़िया होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अपनी आवाज़ को, उनकी चर्प जो तरह तरह की आवाज़ें वो निकाल सकती हैं। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब यहाँ पर फिर बताया उन्होंने कि अब जैसे कि अब फूल के बारे में है, तो अब उन्होंने ये बताया कि फ्लावर्स को रिकॉर्ड करो कि किस तरह के तुमने फ्लावर्स देखे। अब फ्लावर्स की रिकॉर्डिंग आप उसको उसका टेबल बनाओ, जैसे कि लीफ कैसी है, फिर उसके कलर कैसे हैं, फिर उसकी स्टेम कैसी है। तो इस तरह से फ्लावर्स, लीफ, स्टेम,
तो इस तरह से अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया कि तुलसी का जो है वो हार्ड एंड थिन होती है उसकी स्टेम, और कॉमन ग्रास की सॉफ्ट होती है, हिबिस्कस की हार्ड होती है। ठीक, कलर हो गया, फिर किस तरह से लीफ का अरेंजमेंट है, क्या लीफ इस तरह से पाम शेप में पैलेमेट है कि लीफ आपकी एक जो वेनेशंस होते हैं, लीफ वेनेशन आपका पैरेलल और रेटिकुलेट, तो ये रेटिकुलेट वाली है कि पैरेलल है, इस तरह से लीफ बड़ी प्रेजेंट है। तो ये सब यहाँ पर बताया गया कि आप उसको ऑब्जर्व कर कर देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बताया गया कि किस तरह से आप डिफरेंट एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं अराउंड अस। आपका जैसे कि जहाँ पर वो रहता है, क्रो कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है, आंट कहाँ रहती है कि सॉइल के अंदर रहती है, बरो वो अपना होल बनाकर, ठीक है। फिर फूड क्या खाते हैं वो लोग, फिर किस तरह से वो लोग मूव करते हैं। तो ये सब क्या है कि एक जैव विविधता की बातें दर्शाई गई हैं, किस तरह से लोग वहां पर रहते हैं, ठीक है। अब ये है द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। मतलब बहुत तरीके के जो पौधे और जानवर अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वहां की वो जैव विविधता कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब ईच मेंबर इन अ बायोडाइवर्सिटी रीजन हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले। हर एक मेंबर का अलग रोल रहेगा। जैसे कि ट्री का काम क्या रहता है, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ये क्या करती हैं, ये सीड्स को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। तो यही चीज़ है कि हर एक है, जैसे गैया गैया का क्या काम है, दूध देना, ठीक। फिर डोंकी का क्या काम है, लोड को अपने ऊपर लेकर जाना इधर से उधर। तो ये सब चीज़ें कि मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग रोल है। फिर यहाँ पर बताया गया कि क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लीफ हो गया, हार्ड एंड सॉफ्ट स्पेन हो गया, ईटिंग हैबिट्स हो गया, प्लेस वेयर दे लिव। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसमें डाइवर्सिफाई करके लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये बताया कि मेन ये चीज़ बताई गई है कि जाओ नेचर टॉक में जाओ, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको चीज़ें दिख रही है, चाहे वो आपके प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसको देखो, उसको ग्रुप करो, उनके अपीयरेंस से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, किस तरह से उनकी हाइट है, नेचर ऑफ द स्टेम है, अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेस है, फिर उनका नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, क्या वो ट्रीज है कि शर्ब है कि हर्ब है। हर्ब हो जाते हैं एकदम मतलब जो जैसे कि आपकी धनिया की पत्ती हो गई, शर्ब जैसे हो गए आपके रोज का प्लांट हो गया, तुलसी हो गया, ट्रीज आपके बड़े बड़े मैंगो ट्री, बैनियन ट्री। तो ये सब आपको वहां पर समझना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ग्राउंड एंड वुडी स्टेम। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ट्रीज के बारे में बात हो रही है कि बहुत हार्ड होती है स्टेम, ब्राउन होती है, वुडी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात हो रही है किसी शर्ब्स की। तो शर्ब्स कैसे होते हैं, दे आर नॉट एज थिक एज ट्रीज की तरह थिक नहीं होते हैं। अब जैसे रोज प्लांट हो गया, शर्ब के अंदर आ गया, और हर्ब क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब। तो टोमेटो प्लांट क्या होता है, बहुत मतलब सॉफ्ट जो प्लांट्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे प्लांट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके हर्ब्स हो जाते हैं। फिर क्लाइंबर और क्रीपर्स होते हैं। क्लाइंबर्स जैसे कि जो जिनको सपोर्ट की आवश्यकता है क्लाइंब करने के लिए, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो कि सॉइल पे या ग्राउंड पे इस तरह से क्रीप करते हुए चलते हैं, तो क्रीपर्स हो जाते हैं। क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ने वाले मतलब बेल वाले, और क्रीपर्स नीचे क्रीप करके चलते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के पौधों के बारे में बताया गया है। फिर ये बताया गया है कि कुछ जो लीव्स होती है, लीफ विनेशस शिरा विन्यास की यहाँ बात हो रही है कि कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए पैरेलल इस तरह से वेनेशन देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी लीफ होती है यहाँ पर देखिए पैरेलल वेनेशन देखने को मिल रहा है। फिर कुछ ये आपको इधर देखने को, अब ये कैसी हो जाएगी आपकी, जो पहली वाली है रेटिकुलेट है, ठीक। रेटिकुलेट और पैरेलल, ये हो गई आपकी जालिका रूपी, जालिका रूपी। और ये हो जाती है आपकी पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हर कोई जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो इस चीज़ को मार्क करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट लिखेगा इसमें कि आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। हिबिस्कस में किस तरह का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट होता है। बनाना में किस तरह का वेनेशन होता है, ग्रास में किस तरह का वेनेशन होता है, ये आपका पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। अब जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ होंगी उसमें रूट्स किस तरह से पाई जाएंगी, ये देखो, ये आपका लीफ का वेन हो गई, वेन किस तरह से प्रेजेंट है, और यहाँ पर हो गया आपका रूट्स। जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली होंगी इसमें होगी रूट टैप रूट, और जो आपकी पैरेलल वेनेशन वाली होगी इसमें होगी फाइब्रस रूट। इस चीज को याद रखेंगे। आप कैसे याद रखेंगे, अगर यहाँ पर पैरेलल है पहले ही एकदम सीधे सीधे हैं, तो यहाँ पे इनकी रूट्स कैसी हो जाएंगी, फाइब्रस। अगर यहाँ पर ये लीफ में पहले ही इस तरह से जाल बचा हुआ है, तो इनकी रूट्स कैसी हो जाएंगी, टैप हो जाएंगी, ठीक है,
टैप रूट हो जाएंगी। तो इस तरह से याद रखना है कि जो वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसमें हो जाएंगी टैप रूट। पैरेलल वेनेशन की लीव्स होंगी तो यहाँ पर आपको रूट्स कैसी पाई जाएंगी, फाइब्रस आपका जालिका रूपी फाइबर्स के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, फिर पैरेलल के लीव्स बनाना लीव्स हो गया, ग्रास हो गया, ये पैरेलल वेनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी को ही आपको याद भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर टैप रूट, अब देखो मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड प्लांट है, इसमें टैप रूट है, इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा वेनेशन पाया जाएगा, यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। अब यहाँ पर फाइब्रस रूट हो गया आपका, कॉमन ग्रास में हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देख लो और कोई एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हूँ तो आपको इसको रटने हैं, रट लेने हैं। फाइब्रस रूट एंड अदर ग्रासेस, ये हो गया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लेमन ग्रास में भी पैरेलल, जो भी आपके पैरेलल वेनेशंस होंगे, जो भी आपके पैरेलल वेनेशन होंगे उसमें रूट्स कैसी होगी, फाइब्रस। यहाँ पर अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा जालिका रूपी तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टैप रूट, याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये नई एनसीईआरटी में दिया गया, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था। सदाबहार, सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीफ इज जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू एग्जाम्पल दिया है। फिर लेमन ग्रास ऑन द अदर हैज फाइब्रस रूट्स होती हैं और इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है जनरली। अब एक जनरलाइज स्टेटमेंट क्या दे दिया कि जनरली प्लांट्स विद अ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट एंड विद दोज ऑफ अ पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ठीक है। फिर चिकपी एक और एग्जाम्पल है जिसके पास टैप रूट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ये एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं ना इसको याद रख लेना। रेटिकुलेट का चिकपी हो गया आपका, और फिर आपको सदाबहार हो गया, तो ये सब चना जिसको बोलते हैं। वीट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस एंड अ पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल्स याद कर लो, सदाबहार हो गया। अगर मैं रेटिकुलेट वेनेशन की बात करूं, रेटिकुलेट वेनेशन में आपके एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल हो गया सदाबहार, दूसरा एग्जाम्पल हो गया चिकपी, ये इसके एग्जाम्पल्स है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आपका हिबिस्कस भी यहाँ पर हमने देखा था, देखो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, हिबिस्कस, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस एग्जिबिट द रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये 3 एग्जाम्पल इस बुक में दिए हैं, तो इसको याद कर लेना। आपका पैरेलल में कौन कौन से हो जाएंगे, ग्रास हो जाएगा, लेमन ग्रास हो जाएगा, फिर आपका बैनियन हो जाएगा, फिर आपका और कौन सा हो जाएगा, और कुछ रह गया क्या, वीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पैरेलल वेनेशन में कौन कौन सा आ गया आपका, वीट आ गया, लेमन ग्रास आ गई, फिर आपकी ग्रास आ गई, फिर आपकी क्या हो गई, बैनियन हो गया, फिर आपका बनाना हो गया, बैनियन नहीं, बनाना की बात हो रही है, तो बनाना, ठीक है, बनाना के यहाँ पर दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और इसमें रह गया है, देखो मैंने कहीं तो देखा था अभी एग्जाम्पल एक, देखो मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट के पास भी क्या है, मस्टर्ड प्लांट के पास भी आपकी टैप रूट है। इसका मतलब यहाँ पर टैप रूट है तो कौन सी वेनेशन हो जाएगी, रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगी। तो ये सब चीजें नोट कर लो एक तरफ अलग से। नेक्स्ट देख लो कॉटलेडन्स हो जाएंगे, तो ऐसे मोनोकॉट और डाइकॉट हो जाते हैं, जैसे कि राजमा के बीच हो जाएंगे, डाइकॉटिलेडन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके क्या क्या दिए हैं कि डाइकॉट में चिकपी हो गया है ना, इस तरह से, जैसे राजमा का दाना हो गया, ये 2 तरह से। मोनोकॉट में हो जाएगा मेज, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो अब चिकपी सीड्स जो होती है स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, इसलिए इसको कॉटलेडन्स, ईच पार्ट इज अ कॉटलेडन, तो 2 पार्ट हो गया तो डाइकॉटलेडन्स हो गए। फिर प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटलेडन, डाइकॉटलेडन। मेज जो है वो सिंगल कॉटलेडन है, इसलिए इसको मोनोकॉट्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, क्या है कि मोनोकॉट्स जो होते हैं, जो मोनोकॉट्स होते हैं आपके, ये पैरेलल वेनेशन वाले होते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, हमने वेनेशन देखा, वेनेशन में हमने देखा रेटिकुलेट वेनेशन। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसमें रूट्स कैसी हो जाएगी, रूट्स हो जाएगी आपकी कैसी, टैप रूट, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं, और यहाँ पर कॉटिलिडन की अगर मैं बात करूंगी तो कॉटिलिडन हो जाएगा आपका डाइकॉट, ठीक है। तो 3 चीज आपको याद रखनी है, याद कर लो फिर से। वेनेशन अगर रेटिकुलेट है, जालिका रूपी है, यहाँ पर क्या हो गया, ये जालिका रूपी। और तो इसमें रूट्स कैसे दिखेंगे, टैप रूट दिखेंगे इस तरह से, ठीक है। और कॉटिलिडन कैसा हो जाएगा, डाइकॉट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसी जगह पर इसी के विपरीत अगर वेनेशन हमारी पैरेलल हो गई तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, फाइब्रस होंगे, और कॉटिलिडन्स कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे
मोनोकॉट। अब इसमें सारे एग्जाम्पल्स एक दूसरे में आप फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, अब यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स की बात करी जाएगी कि एनिमल्स, अब देखो एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हो, किस तरीके से वो मूव करते हैं, किस तरह से उनका मतलब बॉडी पार्ट्स में कौन से भाग से वो मूव करते हैं, उड़ते हैं, कूदते हैं, है ना। फिर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, सब सिंपल चीजें हैं। उनके शेप और स्ट्रक्चर से अलग कर सकते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्सेस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नई एनसीईआरटी है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि जानकी अम्मल है, ये इंडियन बॉटनिस्ट थी जो कि एनवायरमेंटल वर्क करती थी, और इनका डॉक्यूमेंट था क्या, एंड प्रिजर्व इंडिया रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। तो इनका इन्होंने मतलब हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व द इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनका कहाँ पे इन्होंने क्या काम किया, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी इन ऑफ इंडिया। मतलब पौधों की विविधता के बारे में इन्होंने अपने चीजों में दर्शाया, और ये इंडियन बॉटनिस्ट थी। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ठीक, अब ये सेव साइलेंट मूवमेंट वैली क्या है ये देख लेते हैं। अब देखो ये क्या था, ये एक फॉरेस्ट था आपका, कहाँ पर, केरला में पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फॉरेस्ट था, जो कि एक रियल स्टोरी है, जहां पर उन्होंने वहां के मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या किया था, किसी को छूने नहीं दिया था, मीन्स उसको वहां पे खराब नहीं करने दिया था, तोड़ने नहीं दिया था, खराब नहीं करने दिया था, उसको उसको प्रिजर्व करके रखा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जैव विविध था, मतलब बहुत ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी थी, जिसको उन्हें कंजर्व कर कर रखना था। ठीक है, नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय द रिमार्क मूवमेंट लेड बाय द कॉमन पीपल not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of a hydroelectric dam across the Kunthi Punja River persisted for 10 years. At that time, people used all possible means, such as widespread awareness programs, letter to editors, articles, सेमिनार, पिटिशंस एंड अपील इन द वर्ड। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। तो जो साइलेंट वैली है वो किसकी वजह से बच पाई, वो आपके साइंटिस्ट जानकी अम्मल की वजह से ही बच पाई, और जिसकी वजह से वहां पर इतनी ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। वहां पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम बनने की कोशिश थी, पर उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें, और जो कि कौन सी रिवर पे, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी आपकी, कुंथी पुंजा रिवर के ऊपर ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम जो था बनने की बात चल रही थी, पर वो उन्होंने बनने की कोशिश, मतलब उसको नहीं बनने दिया। 10 साल तक ऐसी लड़ाई लड़ती रही, और ये आपका पलाक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला की रियल स्टोरी है, जिस जो सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट उन्होंने चलाया था। ये साइलेंट वैली प्रोजेक्ट फिर मतलब एक तरह से साइलेंट वैली वो को बचा पाई थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया साइलेंट वैली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वही बात है कि अब देखो फिशेस कैसी होती है, फिशेस की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। अब ये बॉडी की वजह से ये क्या करती है, ये तैर पाती हैं। गोट्स जो है वो अपने लेग्स की मदद से ग्रासी एरियाज में जा सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, एक तरह से अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपकी चीजें स्टार्ट होती हैं, याद करने वाली पॉइंट्स है, की पॉइंट्स इसको नोट करते जाओ। कैक्टस, पहली बात हो जाती है कैक्टस। कैक्टस प्लांट जो होता है ये थिक और फ्लैशी स्टेम होती है इसकी, ठीक है। और दियोदार ट्रीज जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका ये कोनिकल एरिया इसलिए ऐसा होता है, जिससे कि अगर बर्फ गिरे तो बर्फ क्या है, नीचे सीधा फिसल जाए। मान लो ये रेड कलर से मैं बर्फ दिखा दे रही हूँ, तो ये अगर बर्फ गिरे तो बर्फ नीचे करके इस तरह से गिर जाए, और प्लांट जो है वो सड़े ना। तो दियोदर ट्रीज अब कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये देखो स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन में ना ये सब बना देते हैं, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। केवीएस में तो स्टेटमेंट्स वाले और नॉट वाले क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, नॉट करके, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, जो भी आपका जिसके बारे में दिया है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ हॉट डिजर्ट is typically very hot during the day and very cold during the night. ठीक है, the fleshy stem of plants found in desert can store water and help them to tolerate hot conditions of this. अब जो fleshy stem होता है किसका, आपका desert में जो fleshy stems होते हैं वो क्यों ऐसे होते हैं, जिससे कि वो पानी को संग्रहित करके रख सके, और हॉट जब समय बहुत ज्यादा गर्मी रहे उस समय वो टॉलरेट कर पाए। ठीक, अब conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to डू सो, मतलब कि वही बात है कि जब स्नोफॉल होगी तो ये इस तरह से
गल ना जाए, तो इसीलिए क्या होता है, ये मान लो ये स्नोफॉल गिर गई, अब ये गल ना जाए इसलिए इसकी कोनिकल शेप होती है जिससे कि जो स्नो है वो नीचे गिर जाए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कैमल फ्रॉम द हॉट डिजर्ट। अब देखो जो कैमल हॉट डिजर्ट के होते हैं, आपको पता है दो तरह के कैमल यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक कैमल जो कि आपका गर्म इलाके का है, एक कैमल जो कि ठंडे इलाके का है। तो जो गर्म इलाके का कैमल है उसकी टांगे देखो कितनी लंबी है, और जो छोटे इलाके का मतलब जो ठंड इलाके का है उसकी टांगे कितनी छोटी है। तो इसका मतलब ये गर्म इसलिए है जिससे कि ये धरती से थोड़ा दूर रहे, इसको कम गर्माहट लगे, और इसके ये टांगे छोटी है इसलिए जिससे कि उसको इजीली वो स्नो में चल पाए। तो इसका मतलब कि हर एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी में अडेप्टेशन होता है उसके वहाँ की जलवायु, वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के रहन सहन तौर तरीके के हिसाब से। तो हॉट डिजर्ट के कैमल्स अलग होते हैं, कोल्ड डिजर्ट के क्लाइमेट कैमल्स अलग होते हैं, ऊंट अलग होते हैं। कैमल्स फ्रॉम द हॉट डिजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख, इनके बीच में डिफरेंसेस यहाँ पर दिए हैं। द कैमल इन द हॉट डिजर्ट हैव अ लॉन्ग लेग्स विद द वाइड हूफ्स, और ये देखो ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड द लेग्स ऑफ अ कैमल इन कोल्ड डिजर्ट आर कंपेरेटिवली शॉर्टर, जिससे कि वो माउंटेन रीजन्स पे इजीली चल पाए और वहां पे बर्फ में भी चल पाए। फिर कैमल्स जो है देखो, अब ये यहाँ पर एक और इमेज में देखो कि जो ठंडे इलाके वाले कैमल्स हैं इनके पास दो हूफ्स हैं और इनके पास सिंगल हूफ है। ये भी क्या होता है, ये भी रीजन होता है क्या उनके वहां पे रहने के तौर तरीके से, कि कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्स। हम्स में उसके अपने इस तरह से जो कुबर निकला होता है इसमें डालते हैं, अपने स्टोर रखते हैं। कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव अ वन hump each that help them to survive during the scarcity of food. Camels in cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert that they have to use stored food in their humps during the time. तो ये काम दोनों के लिए आता है, किसमें खाना संभाल के रखने के लिए, पर आपका कैमल्स जो ठंडे वाले में होते हैं उसमें दो इस तरह से हम्प्स बने होते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बात क्या, रोडोडेंड्रॉन्स की। तो रोडोडेंड्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये होते हैं ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडोडेंड्रॉन्स जो कि इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में पाए जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हेवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप्स। अब रोडोडेंड्रॉन्स देखो माउंटेन टॉप्स में अलग तरीके से होंगे और रोडोडेंड्रॉन्स सिक्किम रीजन में अलग तरीके से होंगे। इसका मतलब कि हर जगह जगह के रोडोडेंड्रॉन्स अलग होंगे। जैसे कि आपके रोडोडेंड्रॉन्स अगर यहाँ पर बात करी जा रही है माउंटेन टॉप के ऊपर, तो ये छोटे होंगे और हेवी विंड्स को, जिससे कि जब माउंटेन में ऊपर रहेंगे बहुत हवाएं चलेंगी तो टूट जाएगा पौधा, इसलिए क्या है उसकी जो लेंथ होती है किसकी, आपकी जो स्टेम की लेंथ होती है वो कहती है छोटी होती है। ठीक, फिर जो कि सिक्किम में रहती है, सिक्किम बताती है कि शी ऑब्जर्व द रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर। अब ये बताती है कि जो मेरे यहाँ के रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं सिक्किम वाले वो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है, टॉलर होते हैं। So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those areas. ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात है, तो इसी चीज को क्या मैंने आपको बताया था, ये अडेप्टेशन वाला चैप्टर आपको क्लास 8 एनसीईआरटी में है, तो ये इन्होंने इधर इंक्लूड कर दिया अडेप्टेशन को। और पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों से अडेप्टेशन वाली, वहां पे अलग चीजें थी, वहां पे आपको पोलर बियर और ये सब पढ़ना है अभी भी, यहाँ पर और चीजों को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर पता है वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड द अडेप्टेशंस। ये क्या हो जाता है उसका, वहां पे अडेप्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, ऐसी जगह जहां पर जीव जंतु रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, वहां का वो हैबिटेट होता है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है सलीम अली। तो सलीम अली ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। तो सलीम अली क्या है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूटीन एंड हैबिटेट। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विथ हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर टू कंजर्व दीज रीजन्स। क्लेडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड Ranthambore bird sanctuary in Madhya Karnataka are the example of regions he preserved. He wrote a landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent. He is also referred to as a bird man of India. He was awarded the Padma Vibhushan in 1976. तो इनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर अब कुछ ऐसे एनिमल्स बताए गए जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, जो कि आपके कहाँ पर लैंड पे रहते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, माउंटेन्स हो गया। फिर होते हैं कुछ एक्वेटिक जो कि पानी में रहते हैं, उभयचर जो कि आपके फ्रॉग्स हो गए, जो कि आपके पानी और उसमें दोनों में रहते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक ये पॉइंट है, इसको और पढ़।
अब देखो एक यहाँ पर ना सेक्रेड ग्रुप्स है, जो ये टर्म पहले यूज नहीं किया है एनसीईआरटी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेक्रेड ग्रुप्स क्या होता है। ये ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, जो कि छोटे छोटे पैचेस ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे एनिमल्स और आपके बर्ड्स वगैरह रह रहे होते हैं। तो जैसे कि दे आर होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे पौधे जो कि मतलब जैसे औषधि वाले होते हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी। तो कौन प्रोटेक्ट करता है? लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब आपके केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल एंड कट द ट्रीज इन दिस ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया। दिस वे सेक्रेड ग्रुप्स आर कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। और चलिए अब यह आज का सेशन मैं इतना ही रखती हूँ। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। आपको कल मैं और इसी तरह से और भी सारे चैप्टर्स में कराऊंगी। और ये मैंने इसलिए शॉर्ट आज सेशन रखा आपके लिए, एक ट्रेलर था कि हम इस तरह से यहाँ पर करेंगे। और इसके जो की पॉइंट्स जो आपके रहेंगे वो आपको मैं नोट्स के फॉर्म में पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में। तो अभी सुन लो, वहां से रट लेना, तो आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।